गरीब बहू सफेद साड़ी में बैठी हाथों में अपने पति की फोटो लिए रो रही है और सास ससुर बहू को ताने दे रहे हैं। मनहूस कहीं की, अब रोने का नाटक कर रही है। तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और तू यहाँ दिखावा कर रही है कि तुझे उसके जाने से दुख है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी को? अगर भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें भाभी की क्या गलती है? वो गर्भवती है, ऐसी हालत में ऐसी बातें करना सही नहीं। निशा बेटी, अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। इसकी बचकानी हरकतों की वजह से आज हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। क्या जरूरत थी इसे रात के 1 बजे मेरे बेटे को बाहर भेजने की? आइसक्रीम ही तो खानी थी, अगले दिन खा लेती। और मैं तो ये कहता हूँ कि ठंड में आइसक्रीम खाता ही कौन है भला। विनोद और आशा अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी बहू को ठहराते हैं, क्योंकि आरती गर्भवती थी और रात के 1 बजे उसका आइसक्रीम खाने का मन करता है। इसलिए वो लड़कर अपने पति को घर से बाहर भेजती है और इसी बीच एक्सीडेंट में आरती का पति सभी को अकेला छोड़कर चला जाता है और इसकी जिम्मेदार आशा विनोद अपनी बहू को मानते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती हर समय अकेले अपने कमरे में रहती और अपने पति की फोटो को देखकर रोती। ये देखकर उसकी चारों नंद को अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता है। भाभी पहले कितनी खुश रहा करती थी ना, हमारे साथ बातें करती थी, पर जब से भैया गए हैं तब से भाभी ने खुद को कमरे में अकेला कर लिया है। हमें भाभी के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम भाभी को कहीं बाहर घुमाने ले चले, उन्हें ठंड में घूमना पसंद है। आरती की चारों नंद अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी भाभी को खुश करने के लिए उन्हें बाहर ले जाती हैं, पर वहां भी आरती न किसी से बात करती है और ना ही हंसती है। उल्टा कुछ शादीशुदा जोड़ों को देख और उनके बीच का प्यार देखकर वो रोने लगती है। क्या हुआ भाभी? हम आपको बाहर घुमाने के लिए लाए थे, पर आप तो रो रही हैं। हाँ, मैं रो रही हूँ क्योंकि आज मेरी ही गलती और जिद की वजह से तुम्हारे भैया हमारे साथ नहीं है। मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? आरती रोती हुई वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद चारों बहन अपनी भाभी के साथ घर आती हैं और घर जाकर आरती खुद को फिर से कमरे में अकेला बंद कर लेती है और ये देख आशा एक बार फिर अपनी बहू पर भड़कने लगती है। ये सब इस विधवा का ड्रामा है। मनहूस कहीं की, पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटियों के सर पर बुरा साया बनकर मंडराती रहती है। तुम चारों भी कान खोल कर सुन लो कि कोई जरूरत नहीं है उस मनहूस के साथ रहने की। पड़े रहने दो उसे कमरे में। माँ, कभी तो सोच समझ कर कुछ अच्छा बोल दिया करो। अगर आज हमारे भैया बीच नहीं है तो इसमें मेरी भाभी की गलती नहीं है। वो सिर्फ एक हादसा था, ना कि ये सब कुछ भाभी ने किया है। निशा उल्टा अपनी माँ को ही सुनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन निशा को पता चलता है कि उसकी दोस्त की बहन की दूसरी शादी हो रही है और ये खबर सुनकर निशा अपनी तीनों बहन से कहती है, तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बहन का डिवोर्स हो गया था और अब वह दूसरी शादी करेगी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसकी दीदी के सामने अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अब वह अकेले तो सारी जिंदगी नहीं जी सकती ना, तो क्यों ना हम अपनी भाभी के भी शादी करवा दें। आखिर हमारी भाभी के भी सामने तो उनकी पूरी लाइफ पड़ी है। पर हमारी कौन सुनेगा? और अगर मां नाराज हो गई तो? निशा दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमेशा भाभी ने हमारा साथ दिया, माँ से लड़कर हमारे कॉलेज जाने की परमिशन दिलवाई, और जब भाभी को हमारी मदद की जरूरत है तो हम उनके लिए अच्छा क्यों नहीं सोच रहे। माँ पापा से लड़कर उन्होंने हमारी पढ़ाई की परमिशन ली। अगर भाभी ना होती तो आज माँ पापा किसी से भी हमारी शादी करवा चुके होते। चारों बिना किसी से पूछे अपनी भाभी के लिए शादी.com पर लड़के देखने लगती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपनी चारों बेटियों को फोन में लड़कों की फोटो देखते हुए पकड़ लेती है। ये क्या कर रही हो तुम चारों इस ठंड में? वैसे तो तुम्हें पढ़ाई करने का शौक था और अब फोन में लड़कों की फोटो देख रही हो। लड़कों को पटाने के लिए तुमने आगे की पढ़ाई की मंजूरी ली थी हमसे। माँ, ये लड़के हम अपने लिए नहीं भाभी के लिए देख रहे हैं। भाभी की अभी उम्र ही क्या हुई है, उनके सामने पूरी जिंदगी बाकी है और कल को तो वो माँ बन जाएंगी और भाभी के बच्चे को भी पिता की जरूरत होगी। तुम चारों का दिमाग खराब हो गया है क्या? या ठंड दिमाग पर चढ़ गई है? तुम उस विधवा की दूसरी शादी करवाओगे? माँ, वो हमारी भाभी और इस घर की बहू है, उन्हें ऐसे मत बोलो। और ये चीज आपको समझनी होगी, वो केवल एक हादसा था, उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। आपकी और पापा की बातों की वजह से भाभी दुनिया से दूर हो चुकी हैं। मेरी हंसती खेलती भाभी आज खुद को कमरे में बंद करके रखती हैं। अगर आप भाभी की शादी नहीं कराओगे तो हम चारों नंद मिलकर उनकी दूसरी शादी करवाएंगे।
अपनी बेटियों की बातें सुनकर आशा को गुस्सा आ जाता है और वो सारी बातें विनोद को बताती है, जिसके बाद विनोद अपनी चारों बेटियों के हाथों से उनका फोन छीन लेता है और उनसे कहता है, तुम सबने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। पापा, माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों खुद भी तो चाहते हैं ना कि भाभी से आपका पीछा छूट जाए, तो फिर करवा क्यों नहीं देते उनकी दूसरी शादी? और अगर भाभी की दूसरी शादी नहीं हुई और उनके चेहरे पर मुझे खुशियां नहीं मिली, तो हम चारों बहन भी शादी नहीं करेंगे। चारों नंद अपनी भाभी की खुशी के लिए अपने माँ बाप से लड़ पड़ती हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन आशा की दोस्त शांति उसे अपने घर अपने पोते के जन्मदिन पर बुलाती है और ना चाहते हुए भी आशा अपनी बहू और चारों बेटियों पति के साथ उस पार्टी में जाती है, जहां शांति आशा और उसकी चारों बेटियों के सामने उससे कहती है, तुम्हारी बहू विधवा हो गई। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई तो मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। बेचारी तुम्हारी बहू की अभी उम्र ही क्या है, इतनी कम उम्र में बेचारी ने इतना सब कुछ सह लिया। खैर, सहा तो मेरे बेटे ने भी बहुत कुछ है। जब से मेरी बहू की मौत हुई है, मेरा बेटा खुद को मेरी बहू की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। मेरे बेटे का मानना है कि अगर उस दिन वह सही समय पर आ जाता और बहू को अस्पताल ले जाता तो आज वो उसके साथ होती, पर उसे कौन समझाए कि वो सिर्फ एक हादसा था जो उसके आने के बाद भी हो सकता था। ठीक उसी तरह जैसे एक हादसे में तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई। मेरा बेटा कभी भी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाता। इस बार बहुत जिद करने पर उसकी खुशी के लिए आज खुश नजर आ रहा है। शांति की बातें सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि उसके बेटे के मौत की जिम्मेदार उसकी बहू नहीं बल्कि वो हादसा था। कुछ देर बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और तभी आरती देखती है कि 5 साल का छोटा सा बच्चा उसे आकर माँ कह रहा है और उसके साथ खेल रहा है। खेलते खेलते वो बच्चा गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अरे बेटा, उठो, रोना मत, हल्की सी चोट है। मैं अभी तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। माँ, तुम दवाई लगाकर मुझसे दूर तो नहीं जाओगी ना? बेटा, वो तुम्हारी माँ नहीं है। माफ करना, वैसे ये किसी को माँ नहीं कहता। पता नहीं आज क्यों आपको माँ कहकर बुला रहा है। वैसे इतनी ठंड में आप अकेली क्यों बैठी हैं? इस तरह राजीव अपने बेटे के साथ आरती से बातें करता है और आरती को राजीव से बातें करके काफी अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद चारों नंद, आशा और विनोद आरती के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, तो वहीं शांति भी बहुत दिनों बाद अपने बेटे को इतना खुश देखती है। अपने बेटे और आरती को खुश देख शांति अपनी सहेली से कहती है, आशा बहन, देख रही हो तुम्हारी बहू के चेहरे पर कितने दिन बाद मुस्कान आई है और मेरा बेटा भी आज कितना खुश नजर आ रहा है। इन दोनों के सामने अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अगर ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें तो इन दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी और मेरे 2 बच्चों को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। माँ, आप तो मान जाओ। अब तो आपको भी एहसास हो चुका है कि उस दिन जो हादसा हुआ उसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी। तुम सही कह रही हो, बहू की कोई गलती नहीं थी। वो बस एक हादसा था जो उस दिन होना ही था, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बहुत देख लिया मैंने अपनी बहू के चेहरे पर उदासी। अब समय आ गया है कि उसकी जिंदगी में भी खुशियां आए। आशा और विनोद को भी एहसास हो जाता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रहे थे, जिसके बाद शांति अपने बेटे को और आशा अपनी बहू को समझाती है और बहुत जल्द आरती फिर से लाल साड़ी पहनकर दुल्हन बनती है और कोर्ट में आरती और राजीव अपने अपने परिवार की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और इस तरह राजीव के बच्चे को माँ का प्यार और आरती के होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल जाता है और चारों नंद मिलकर अपनी विधवा भाभी की जिंदगी में खुशियां लाती हैं। शीतल खाना बनाकर खुश होते हुए खुद से कहती है, चलो खाना तो बन गया है, अब मैं जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर सबको खाना दूंगी। शीतल बर्तन साफ करने के बाद खाना परोसने के लिए जाती है तो खाने में से बदबू आ रही थी। ये क्या, खाने में से बदबू क्यों आ रही है? अभी तो मैंने बनाया था ताजा खाना, खराब कैसे हो सकता है? अब तो इसे फेंकना ही पड़ेगा, दोबारा बना दूंगी। शीतल सारा खाना फेंक देती है। ये देखकर उसकी सास कहती है, बहू तू पागल है क्या? हमारे पास वैसे भी तंगी है पैसों की और तूने इतना सारा ताजा खाना फेंक दिया। सारा खाना खराब हो गया था। बहू, ये खाना खराब कैसे हो सकता है? अभी तो तूने बनाया था, ताजा खाना है। दोपहर तक भी नहीं रुकी और तूने खाना फेंक दिया। शीतल ने ताजा खाना इतना सारा फेंक क्यों दिया था और ताजा खाने में से बदबू कैसे आ सकती थी? पूरी बात जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा समय पीछे लेकर चलते हैं। शीतल नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है। शीतल को देखकर उसकी नंद मेघा कहती है,
माँ अब तो आपकी प्यारी दुलारी आ गई है, अब तो मुझे भूल ही जाओगी। कल को तेरी भी तो शादी करनी है ना, तू अपने सास की लाडली बन जाना। देख रही हो ना भाभी, अभी आपको आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, माँ आपकी तरफदारी कितनी कर रही है। कोई बात नहीं, जब मैं भी पराई हो जाऊंगी तो आप मुझे भी याद करते रहोगे। बस कर, तू हर वक्त चिढ़ती क्यों रहती है, अपनी भाभी को आराम भी करने दे। शीतल अपने ससुराल में काफी खुश थी। शीतल आराम से बैठी थी कि तभी उसको बदबू आने लगती है। इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है, पता नहीं आसपास कुछ खराब हो गया होगा। शीतल बदबू को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब बदबू रुकने का नाम ही नहीं लेती तो शीतल अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपको ये गंदी सी बदबू नहीं आ रही है? नहीं नहीं बहू, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, वो भी इतनी देर से। आपको कैसे बदबू का कुछ पता नहीं चल रहा? अच्छा वो बदबू, अरे बहू वो तो यहीं पास में कोई चूहा मर गया था तो उसकी ही बदबू आ रही होगी। वो क्या है ना, इतना ध्यान नहीं देती, मैं काम में व्यस्त थी तो पता नहीं चला। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शीतल घर का कोई काम नहीं कर रही थी। क्या हुआ बहू, तू ऐसे शांत क्यों बैठी है? मैं घर के कोई काम ही नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है खाली बैठना। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, पर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। माँ जी, मैं तो अपने ससुराल का हर काम करना चाहती हूँ, मुझे बैठकर खाना अच्छा वैसे भी नहीं लगता, और आप सब लोग काम कर रहे हो तो ये देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, थोड़े दिन का आराम है, उसके बाद तो सारे काम आप ही को करने हैं। 1 महीने बाद हमारे घर की बहुएं काम करती हैं, पर कल 1 महीना हो जाएगा। ठीक है माँ जी, पर भाभी आप चिंता मत करना, आपको कभी भी कोई भी जरूरत लगे तो मैं हूँ आपके साथ, आप मुझसे मदद मांग सकती हैं। अब शीतल भी काम करने लगती है। शीतल सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी कि शीतल को काफी ज्यादा बदबू आने लगती है। ये कैसा घर है, हर वक्त बदबू आती रहती है, इतनी बदबू में कोई कैसे रहे। माँ जी को बोलूंगी तो माँ जी तो यही बोलेंगी कि कुछ आसपास मर गया होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ हर वक्त बदबू आती रहती है। शीतल फिर से बदबू को नजरअंदाज कर देती है। दिन के समय शीतल अपने पति अजय से कहती है, आपके यहाँ कुछ ज्यादा ही बदबू नहीं आती है, और मक्खियाँ भी कितनी लगती हैं, ऐसा लगता है कि घर साफ करने के बाद भी गंदा ही है। हाँ ये तो है, पर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं कुछ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस इतना पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों है। मुझे अभी काम पर जाना है, काफी देर हो गई है, मैं ये सब बाद में बात करूंगा। अजय इतना बोलकर काम पर चला जाता है। शीतल खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद शीतल काम करके वापस रसोई में जाती है। माँ जी, आपको तो कोई बदबू नहीं आती, लेकिन मुझे तो आती है ना। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि खाना ही खराब हो गया, और खराब खाना तो वैसे भी कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने फेंक दिया। बहू, खाने में से बदबू नहीं आ रही थी, वो नाले की बदबू आ रही थी। क्या? नाले से बदबू? लेकिन यहाँ आसपास नाला थोड़ी ना है माँ जी। बहू, हमारे घर के बगल में ही नाला है, वो भी बड़ा वाला, वहीं से बदबू आती रहती है। इसका मतलब इतने दिनों से जो बदबू की मैं बात कर रही थी वो भी उसी नाले से आ रही होगी ना? हाँ बहू, दरअसल हमारे घर के बगल में ही नाला है। मैं तुझे बताना चाहती थी, पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। माँ जी, आप मुझे पहले ही बता देती कि हमारे घर के बगल में नाला है, मैं अब तक यही सोचती कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही होगी। कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। कुछ दिन बाद बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं और शीतल घर के बाहर ही कपड़े धो रही थी। हे भगवान, यहाँ पर तो ज्यादा ठंड लग रही है, ऊपर से खुली जगह है, नाले का ही पानी सही पर पानी तो है ना, और उस पानी की वजह से ठंडी हवा लग रही है। शीतल ठंड से कांप रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। कई दिन निकल जाते हैं। सब लोग रात में ठिठुरते हुए खाना खा रहे थे। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, खुली जगह है और नाला भी है, हम कैसे रह सकते हैं? भाभी, हम इतने सालों से तो इसी घर में रह रहे हैं, यहाँ पर किराया बहुत कम लगता है, इसीलिए हमें यही घर ठीक लग रहा है, वरना तो हम भी यहाँ नहीं रहना चाहते। लेकिन यहाँ पर हम और कब तक रहेंगे? यहाँ पर ठंड कितनी ज्यादा लग रही है। अनीता को खांसी जुकाम हो रहा था। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, ठीक है, बस थोड़ा सा जुकाम बुखार है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये सर्दी की वजह से नहीं है, बल्कि मच्छर मक्खी की वजह से। इतना गंदा खाना हो जाता है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है हम सब के लिए। बहू, तू रोज रोज वही बात क्यों लेकर बैठ जाती है? अरे अगर तू यही सोचती रहेगी तो तेरे दिमाग में ये बात ऐसे ही बैठी रहेगी। अब परिवार वालों की तबीयत भी खराब हो रही थी, जो कि शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं सकती,
सबकी हर रोज तबीयत खराब होती जा रही है और ऊपर से ठंड भी बढ़ गई है। कुछ दिनों बाद ठंड में शीतल सब्जी लेकर नाले के पास पहुंची ही हुई थी कि तभी वहां ठंडी हवा चल रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। पैर में मोच आ गई है भगवान, सब्जी भी गिर गई, वो भी गंदे नाले में। यहाँ पर तो इतनी परेशानी है कि क्या ही बोलूं। अगर यही रास्ते में गिरी होती तो मैं उठा भी लेती, लेकिन नाले में गिर गई है, अब इसे तो उठा भी नहीं सकती मैं। ऊपर से नाले की वजह से ठंड भी इतनी लगती है। शीतल उदास होकर घर आ जाती है जहां उसकी नंद बिस्तर पर लेटी थी। अरे मेघा, क्या हुआ? तुम पेट पकड़े क्यों बैठी हो? भाभी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये मक्खी मच्छर वाला खाना खाते हैं हम, इसीलिए तो पेट में दर्द होगा ही ना। ऊपर से इतनी ठंड भी हो रही है तो तुम्हें शायद ठंड भी लग गई होगी। भाभी आप सही कह रही हो, हर महीने में कम से कम 10 बार तो मेरा पेट दर्द होता ही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी कुछ हल्का बना कर देती हूँ, तुम उसे खाकर दवाई खा लेना, फिर तुम्हें आराम मिल जाएगा। शीतल अपनी नंद को दवाई देती है। अपने परिवार की ऐसी हालत अब शीतल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शीतल सबसे बात करते हुए कहती है, अब बस बहुत हो गया, आप सबकी तबीयत खराब होती जा रही है यहाँ पर ठंड की वजह से, मक्खी मच्छर की वजह से। मैं अपने परिवार वालों को ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं अभी नौकरी करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अरे आप जो कमाते हो उससे बस घर चलता है, हमारे खाने पीने की दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए भी तो सोचना चाहिए ना। कब तक हम नाले के बगल में रहते रहेंगे, और नाले का बगल वाला ससुराल अब मुझे बर्दाश्त नहीं। बहू, अगर तू परिवार के लिए इतना सोच रही है तो मैं भी अब तेरे साथ हूँ। शीतल अब लोगों के घरों में काम करने लगती है और ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने बाद जब शीतल को पहली तनख्वाह मिलती है तो वो काफी खुश हो जाती है। चलो, कुछ पैसे तो जमा हो गए, अब नाले के बगल वाले ससुराल से तो छुट्टी मिलेगी। शीतल उसी दिन किराए पर घर देखने जाती है और एक घर फाइनल कर लेती है जहां अपने पूरे परिवार को लेकर जाती है। अब ये है हमारा घर, अब से हम इसी घर में रहेंगे। भाभी ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो कोई सी भी बदबू नहीं आ रही, मक्खी मच्छर भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, नाले का ससुराल अब मेरा नहीं रहा, अब ये मेरा ससुराल है, अब हम सब यहीं रहेंगे। इसी के साथ अंत में शीतल अपने नाले वाले ससुराल को अच्छे घर में ले आती है और वहां खुशी खुशी रहती है।